हीलिंग किस लेवल तक काम करती है हमारी बॉडी पे? आज के टाइम में जो हीलिंग वर्ल्ड जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो गया है। लोगों को एक चीज समझ में आ गई है कि जो लाइफ जो है ना वो बहुत वैल्यूएबल है। पहले हम लोगों को लगता था कि जो हमारी लाइफ जो है ना इट इज ओनली लिमिटेड टू द फिजिकल बॉडी, कि अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आप आप योगा कर रहे हो या बाकी की अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो ही आप जो है वो ठीक रहोगे। जब हम हीलिंग करते हैं तो उसमें इंटेंशन का क्या मैटर है? मतलब क्या कैसे काम करती है ये? जितनी भी जो हीलिंग मोडालिटीज है ना, या इवन अगर हीलिंग मोडालिटीज तो जब छोड़ो, इवन अगर आप कोई पूजा पाठ भी कर रहे हो, अगर आप कोई तंत्र कर रहे हो, चाहे वो सात्विक कर रहे हो, तामसिक कर रहे हो, कोई भी अगर आप कर रहे हो, तो हर किसी एक चीज के अंदर ना इंटेंशन जो है वो सबसे बड़ा गेम प्ले करती है। कि आप एक एनर्जी को एक पर्टिकुलर एक हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ हीलिंग। हमने बहुत सारी हीलिंग के बारे में सुना है, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ के बारे में सुना है, बट उनके काफ़ी सारे अनकंफर्टेबल सच हैं, या फिर हम बात करें कि हमारे अंदर जो भी मिथ्स बनाए गए हैं या हम लोगों ने जो भी देखा है, समझा है हीलिंग को, आज मैं आपको उसका एक अलग ही पर्सपेक्टिव बताने वाली हूँ, क्योंकि आज हम बात करेंगे हीलिंग की, लेकिन एक अनफिल्टर्ड वे में। आज हीलिंग के बारे में हमें समझाने के लिए वापस से जुड़े हैं हेमंत सर। तो चलिए जानते हैं सर से ही कि हीलिंग का असली कंसेप्ट क्या है और कैसे काम करती है हीलिंग्स। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसे जोते? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर, हमने जब हीलिंग्स के बारे में जाना, हमने बहुत लोगों से बात करी हीलिंग के बारे में, और हम लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखी हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके की हीलिंग्स हैं। तो सर, सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि हीलिंग किस लेवल तक काम करती है हमारी बॉडी पे? ओके, तो देखो कि पहली चीज जो ये आज के टाइम में जो हीलिंग वर्ल्ड जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो गया है जी। एंड थैंक्स टू द पेंडेमिक, क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखा जाए कि ना लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। जी। लोगों को एक चीज समझ में आ गई है कि जो लाइफ जो है ना वो बहुत वैल्यूएबल है, राइट। और उसको हमें ये समझने की जरूरत है कि पहले हम लोगों को लगता था कि जो हमारी लाइफ जो है ना इट इज ओनली लिमिटेड टू द फिजिकल बॉडी, कि अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आप आप योगा कर रहे हो या बाकी की अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो ही आप जो है वो ठीक रहोगे। जी। लेकिन पेंडेमिक के बाद से लोगों में ये और ज़्यादा अवेयरनेस ये बढ़नी शुरू हो गई कि जो रियल हीलिंग्स जो होती है, जो फिर बोलो कि जो एक कंप्लीट कहते हैं कंप्लीट पैकेज जो है वो तब होता है कि जब आप इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल तीनों लेवल पे अगर आप ठीक हो, अच्छा। राइट, तभी चीजें जो है वो वर्कआउट करती है किसी की भी लाइफ में। ओके। उसी तरीके से जब हम लोग हीलिंग्स जब हम लोग को करते हैं तो हीलिंग भी ऐसा नहीं होता कि वो आपके लाइफ के किसी एक ही पार्ट को टच करेगी। वो आपकी फिजिकल बॉडी को तो हील करेगी, लेकिन फिजिकल बॉडी में जो हमारे इमोशंस जो स्टोर हुए हुए हैं वो आपके उन इमोशंस को भी क्लियर करेगी। जहाँ पे कोई अगर कोई ब्लॉकेज आ रही है उन ब्लॉकेज को भी क्लियर करेगी। एंड एट द सेम टाइम अगर हम लोगों के कुछ मेंटल जो आपके जो लेट्स से कि कोई नेगेटिव बिलीव्स हैं या एंसेस्ट्रल ब्रीफ है या फैमिली रिलेटेड ब्रीफ है, जो अभी हम लोगों ने थीटा हीलिंग के पॉडकास्ट में भी हम लोगों ने समझा था और उससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जहाँ पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में बिलीफ के ऊपर बात की है। तो जब हम लोग हीलिंग्स करते हैं वो आपको कंप्लीट एक ग्रोथ देता है इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे। ये सिर्फ एक मिथ है कि कहीं बहुत सारे जगह पे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप हीलिंग करवा रहे हो ना तो वो सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी पे ही इम्पैक्ट करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो सर, जब हम हीलिंग करते हैं तो उसमें इंटेंशन का क्या मैटर है? मतलब क्या कैसे काम करती है ये? देखो जितनी भी जो हीलिंग मोडालिटीज है ना, या इवन अगर हीलिंग मोडालिटीज तो जब छोड़ो, इवन अगर आप कोई पूजा पाठ भी कर रहे हो, अगर आप कोई तंत्र कर रहे हो, चाहे वो सात्विक कर रहे हो, तामसिक कर रहे हो, कोई भी अगर आप कर रहे हो, तो हर किसी एक चीज के अंदर ना इंटेंशन जो है वो सबसे बड़ा गेम प्ले करती है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि जब तक आप एक भाव नहीं रखेंगे, इंटेंशन इज व्हाट, इट इज योर भाव। अगर बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो वो भाव हो गया। अगर आप भगवान की पूजा अगर आप कर रहे हो लेकिन अगर आपके अंदर वो भाव नहीं है तो क्या आपकी पूजा उस भगवान तक पहुंच पाएगी? नहीं। अगर आप हीलिंग कर रहे हो और अगर आप उसके अंदर इंटेंशन ही नहीं डालोगे, इंटेंशन मीन्स व्हाट, कि आप एक एनर्जी को एक पर्टिकुलर एक रास्ता बता रहे हो, उसको गाइड कर रहे हो कि आपने उस पर्टिकुलर पाथ पे ट्रैवल करते हुए आपका ये डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना है, राइट। अगर आपको गाइड ही कोई नहीं करेगा, अगर आप इंटेंशन डालोगे ही नहीं, तो हीलिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। ओके, इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं जी। एक हीलिंग मोडालिटी है, बहुत फेमस है, रेकी, हम लोगों ने सुना होगा। हाँ। उसके अंदर एक सिंबल होता है, चौकुरे होता है।
अच्छा, ओके। जो चौकोरे सिंबल जो होता है वो क्लीनिंग के लिए भी काम करता है और चार्जिंग के लिए भी काम करता है। ओके, मीन्स कि अगर लेट्स से कि अगर आपको अपने चक्रस को क्लीन करना है तो हम लोग अपने चक्रस पे चौकोरे बना के हम लोग क्लीन भी कर सकते हैं, और अगर आपको अपने चक्रस को चार्ज करना है, एनर्जाइज करना है, तो भी हम लोग चौकोरे बना के ही हम लोग काम करते हैं। अब मान लीजिए सिर्फ आपने ये बोला चौकोरे चौकोरे चौकोरे, अब जैसे ही आपने 3 बार उस सिंबल का नाम लिया वो सिंबल जो है वो एक्टिवेट हो गया। ओके, लेकिन अगर आपने अब उसको कमांड ही नहीं दी, इंटेंशन ही नहीं डाली, तो वो चौकोरे क्या काम करेगा? वो क्लीनिंग करेगा या चार्जिंग करेगा? जस्ट एक एनर्जी वोर्टेक्स क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो काम कुछ भी नहीं होगा। हीलिंग जब हम लोग करते हैं, लेट्स से मैं चौकोरे से अगर चक्रा क्लीनिंग कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बोलूंगा चौकोरे चौकोरे चौकोरे, लेट्स से कि रूट चक्रा इज क्लीन क्लीन क्लीन। तो अब जब मैंने यहाँ पे ये जब इंटेंशन डाली, जब कमांड जब मैंने डाली, तो वो जो चौकोरे सिंबल क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर चक्रा पे जाके उस चक्रा को वो क्लीन करेगा, वहां पे जितने भी ब्लॉकेजेस है उनको वो रिलीज करेगा, Okay. राइट। तो ये क्या हो गया, ये मेरा इंटेंशन हो गया। तो इंटेंशन जो है ना वो बहुत बड़ा काम करती है, ओके, क्योंकि जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि माँ काली की एनर्जी से ही आप ब्लैक मैजिक हम लोग रिमूव करते हैं, और कई लोग जो है वो माँ काली की एनर्जी से ही ब्लैक मैजिक करते भी हैं। तो अब आप कहोगे ये डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है यार कि भगवान किसी के लिए कैसे हार्म कर सकता है, बिल्कुल सही, राइट। माँ को तो सबको पता है ना कि भाई वो कर रहे हैं, तो माँ कैसे अलाउ कर सकती है? तो भगवान ये कहता है कि मैं आपके सिर्फ भाव के ऊपर काम करूंगा, आप मुझे जिस भाव से आप मुझे बुलाओगे मैं उस भाव में आपके के सामने आ जाऊंगा। आप मुझे कृष्ण समझ के पुकारोगे, मैं वो कृष्णा के रूप में आ जाऊंगा। आप काली भी समझ के बुलाओगे, मैं माँ काली के रूप में आ जाऊंगा। तो वहां पे भी क्या है, इंटेंट ये होता है, सब कुछ इंटेंट का खेल है। एग्जैक्ट, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी हीलिंग्स में। ओके। तो इंटेंशन सिर्फ प्रैक्टिशनर की भी होनी चाहिए, या जो इंसान, जो क्लाइंट आपके पास आया है, उसका भी एक बिलीफ सिस्टम उसमें काम करता है? डेफिनेटली देखो, इट्स ऑलवेज अ टू वे ट्रैफिक। ओके, अगर आपके क्लाइंट का इंटेंशन बहुत स्ट्रांग नहीं है अपने आप को ठीक करने के लिए या अपने आप को हील करने के लिए, तो आपके हीलर की कितनी ही स्ट्रांग इंटेंशन क्यों ना हो, क्लाइंट जो है वो कभी भी उतना ज़्यादा उस हीलिंग को प्रॉपर तरीके से रिसीव ही नहीं कर पाएगा, अच्छा, राइट। तो हर केस में एक ये इंटेंशन जो होती है ना वो दोनों साइड से इंपॉर्टेंट होती है। देखो आप एक चीज समझो कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है ना, तो 50% तो उसकी मेंटल इंटेंशन तो है, तभी वो आपके पास आ रहा है। एग्जैक्टली, अदरवाइज तो अगर उसकी इंटेंशन होती ही नहीं अपनी लाइफ को रिकवर करने की या अपनी लाइफ के डिफिकल्ट फेज से बाहर आने की, तो वो कभी भी किसी भी हीलर के पास जाएगा नहीं, ओके, राइट। लेकिन होता क्या है कि हम लोग इनिशियल तो हमारी इंटेंट होती है कि यार कि मेरे को इस मैस से बाहर निकलना है, लेकिन जो फाइनली जब आपको उसके ऊपर जब वो करना होता है ना, जब उसको पता लगता है कि यार कि, क्योंकि नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि अगर वो हीलिंग करवाने के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ जो हीलर है वही सारे काम करेगा, हाँ, यू नो, एज ए क्लाइंट तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये इतना है, सिर्फ मैंने पैसे दे दिए और मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वहां जाके बैठना है। बस वहां पर जाकर आपको बैठना है और हीलिंग जो है वो आपको वो रिसीव करनी है। या, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लेट्स से कि अगर मैं अपने केसेस में अगर मैं बात करूं तो मैं अपने क्लाइंट्स को प्रेयर्स भी बोल देता हूं, कुछ मंत्र चैंटिंग हो गए, कुछ वैदिक रिचुअल्स हो गए, कोई बहुत बेसिक से रिचुअल्स हो गए जो मैं करने के लिए देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, देखो क्योंकि एनर्जी जो है ना आप उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो, उसको आप देख नहीं सकते। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना वो होता है इंटेंट एंड फेथ। अच्छा, क्योंकि देखो अगर आप किसी डॉक्टर के पास आप जाओगे ना तो डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट बोल देंगे, वो आपको फिजिकल रूप में बहुत सारी मेडिसिन आपको दे देंगे, टैबलेट्स दे देंगे, सिरप दे देंगे, ये सारी चीज। तो जब वो एक पेशेंट जो है जब वो फिजिकल दवाई जब वो खा रहा है तो उसका समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर ना ये केमिकल जा रहा है और ये केमिकल मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा और जो भी मेरे इश्यूज है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन एनर्जी तो इनविजिबल है, या, उसको तो आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, बिल्कुल सही, और वो फील कब कर पाओगे जब आपका फेथ होगा। ओके, अदरवाइज बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो लोग मंदिर में जाते हैं और वो कहते हैं यार कि हमें तो कुछ फील ही नहीं हुआ, हाँ, लेकिन उन्हीं के कोई फैमिली मेंबर साथ में उनकी गया, लेकिन वो बहुत भाव विभोर हो गया, वो पर्सन वहां पे जाके रोना शुरू कर दिया, वो एक अलग कनेक्ट हो गया उसका। तो वो कैसे हो गया? क्योंकि वो वहाँ पे उसके साथ में वो कनेक्शन वो फील करना चाहता था, उसका इंटेंट था, उसकी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए मैटर करती थी। तो ये इम्पॉर्टेंट तो देखो दोनों साइड से ही होता है, तभी ये चीज़ें काम करती है, अदरवाइज आपको 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे कभी भी। तो सर जब हमने काफ़ी लोगों से बात करी, हीलिंग के बारे में जाना, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार ये हीलिंग तो हम पे काम ही नहीं करती, तो ऐसा क्यों है, क्या रीजंस है? देखो ऐसा नहीं है कि हीलिंग्स काम नहीं करती, ओके। जब आप हीलिंग किसी भी हीलिंग एनर्जीज को आप इन्वोक करोगे,
वो हीलिंग एनर्जी आपके लिए 100% काम करेगी। ओके। लेकिन ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि हो सकता है कि आप जिस जगह पे आप काम करवाना चाहते हो वो शायद आपको उस एरिया में रिजल्ट ना मिले, किसी और एरिया में आपको रिजल्ट मिल जाए। अच्छा। अभी आपको एक एक्चुअल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। अभी मेरे एक इंटरनेशनल क्लाइंट है जिनकी मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स मैंने करी थी। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करने के बाद फिर उनके कुछ इश्यूज पॉपअप हुए उनकी रीडिंग्स के अंदर। फिर उस रीडिंग से रिलेटेड हम लोगों ने हीलिंग्स करनी शुरू करी। एक हीलिंग प्लान मैंने उनको बना के दिया एंड हम लोगों ने करनी शुरू करी। मैंने उनको कुछ आकाशिक रिकॉर्ड क्लियरिंग स्टेटमेंट्स मैंने उनको दी। अब उनका जो इशू जो था ना वो उनके गट हेल्थ से रिलेटेड इशू था। अच्छा। लेकिन जब हम लोग कर रहे थे उनकी गट हेल्थ से पहले ना उनके इमोशनल और मेंटल जो माइंडसेट जो है ना वो चेंज होना शुरू हो गया। ओके। अब वो जैसे जैसे चेंज हुआ वो क्लाइंट, क्योंकि वो रिसेप्टिव थे, अब वो क्लाइंट को ये तो समझ में आया कि यार कि मेरा जो है ना वो माइंडसेट चेंज हो गया। मेरे अंदर जो पहले मैं जिस सिचुएशन पे जैसे मैं रिएक्ट करती थी अब मैं वो वैसे रिएक्ट नहीं करती। लेकिन उसके गट हेल्थ पे इतना फर्क नहीं इमिडिएटली नहीं पड़ा। तो एक दिन उसका मेरे पास खुद ही फ़ोन आया एंड शी वाज लाइक कि हेमंत जी कि मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत आ रहा है जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, इनफैक्ट मेरे आसपास के लोग भी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, लेकिन आप जो गट हेल्थ के लिए काम कर रहे थे ना वो गट हेल्थ पे फ़र्क नहीं पड़ा। तो तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आप थोड़ा सा आप रुको। क्योंकि अब वो सिर्फ आपके हिसाब से वो गट हेल्थ है, लेकिन उसका जो कोर रीज़न जो है ना वो आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। हीलिंग्स जब हम लोग कर रहे हैं तो वो पहले वो हीलिंग आपके उस रूट कॉज को हील कर रही है जहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। ओके। और जैसे ही वो प्रॉब्लम जब वो ठीक होगी, वो एरिया जब ठीक होगा, तो आप देखोगे कि जो सरफेस लेवल पे आपको जो गट हेल्थ पे जो इशू जो आपको नज़र आ रहे हैं वो आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। एंड आफ्टर 2 वीक्स उसकी जो गट हेल्थ जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव होनी शुरू हो गई। एंड इवेंचुअली आज ही अगर मैं बात करूँ, आज हमारा 3rd वीक हमारा हीलिंग का कंप्लीट हुआ है। तो आज सुबह उसका मैसेज आया कि कि एटलीस्ट शी कैन एक्सपीरियंस 60% चेंज इम्प्रूवमेंट इन आवर गट हेल्थ। ओके। राइट। तो इसीलिए लोगों को ये लगता है कि लोगों में ना पेशेंस नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि अगर आप किसी हीलर के पास जा रहे हो तो एक ही दिन में या एक ही सेशन में काम हो जाए। एग्जैक्टली। या अगर आप किसी डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने गए तो वो डॉक्टर एक डोज दे और वो एक ही डोज में आप भले चंगे हो जाओ। बट हर बार ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? तो हीलिंग हमेशा काम करेगी। ये इम्पॉसिबल है कि आप जेन्युइनली कोई हीलिंग रिसीव कर रहे हो और आपका हीलर आपको जेन्युइनली अगर हीलिंग्स अगर दे रहा है तो वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ना लेके आए। ओके। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जैसे आजकल बहुत सारे हीलर्स हैं या बहुत सारे अपकमिंग हीलर्स की मैं बात करूं जो लैक ऑफ नॉलेज, जिनको प्रॉपरली चीज़ें नहीं आती हैं, वो थोड़ा बहुत सीख कर और वो हीलिंग करते हैं, तो क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ना, हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो हाफ नॉलेज होती है दैट इज मोर डेंजरस। एग्जैक्टली। राइट। या तो किसी को ना पता हो वो ठीक है, या जिसको सब कुछ पता हो वो ठीक है। लेकिन जो बीच वाले लोग जो होते हैं ना, आधी अधूरी नॉलेज वाले लोग जो होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होता है। देखो कि हीलिंग जो प्रोफेशन है ना, ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है। ओके। राइट। वी आर as good as doctors. The only difference is कि we are working on the energy body and other doctors they are working at the physical level. Yeah. They are holding the physical degree क्योंकि उन्होंने मेडिसिन के ऊपर काम किया है, फिजिकल एनाटॉमी के ऊपर उन लोगों ने काम किया है। बट हम लोगों ने एनर्जी एनाटॉमी के ऊपर काम किया है कि प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है। तो ये ना बहुत एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है। अगर आप किसी की हीलिंग्स अगर आप कर रहे हो और अगर आपको प्रॉपर डायग्नोज करना नहीं आता या आपको पता ही नहीं है कि मेरे को कब कितनी हीलिंग्स देनी है, किस तरीके से हीलिंग देनी है, मेरे को उसके चक्रास के ऊपर काम करना है, फिजिकल बॉडी पे काम करना है, या बाकी की जो हमारे 4 और जो बॉडीज होती है, हमारा प्राणमय कोश हो गया, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश जी, कि इन बॉडीज के ऊपर भी काम करने की जरूरत है या नहीं है, तो वो आपको ना आप कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा ही नहीं। अच्छा। ठीक है। वो चीज़ें ना डिले पे डिले होते रहेंगे एंड इवेंचुअली क्या होगा कि एज अ हीलर आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी कि यार कि मैं तो देखो इतनी मेहनत से मैं काम कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन कुछ रिजल्ट मेरे को मिल ही नहीं रहा है। राइट। और अगर जो क्लाइंट जो है वो क्लाइंट का आपके ऊपर से फेथ हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट को लगेगा यार कि मैं पैसा भी दे रहा हूँ, मैं अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स। एग्जैक्ट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हीलिंग प्रोफेशन में अगर आप आ रहे हो तो एटलीस्ट पहले प्रॉपर सीख के आओ।
जो भी आपने जो सीखा है सिर्फ फिर जो अगर आप हीलिंग केसेस ले रहे हो फिर पर्टिकुलर उसी मोडालिटी से रिलेटेड आप वो करो। अच्छा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एक हीलिंग मोडालिटी करते हैं और वो लेट्स से कि उन्होंने रेकी करी, ओके, तो वो ब्लैक मैजिक भी रिमूव करना शुरू कर देते हैं, साइकिक हीलिंग करना भी शुरू कर देते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि रेकी का कोर पर्पस क्या है। या बीएमएच अगर हम लोग कर रहे हैं लाइक जो भगवान महामृत्युंजय हीलिंग, वहां पे मैं बहुत क्लियरली बताता हूँ कि दिस हीलिंग मोडालिटी इज प्योरली फॉर योर फिजिकल बॉडी। ओके। आप इसके अंदर कोई इमोशनल हीलिंग्स नहीं करोगे, आप इसके अंदर कोई साइकिक क्लिनजिंग नहीं करोगे, ये उसका फिजिकल बॉडी के ऊपर ही काम करती है। तो जब आप उस मोडालिटी को उसी तरीके से यूज करोगे ना, यू विल ऑलवेज गेट दी रिजल्ट्स। ओके। तो आधी अधूरी नॉलेज पे तो मैं हमेशा यही कहूँगा, थोड़ा सा वेट करो, अपने आप को ब्रश अप करो, नई नई चीज़ें सीखो, किसी अच्छे मास्टर के अंदर ट्रेनिंग आप लो, एंड फिर जब आप आओगे तो आप सोसाइटी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाओगे, आप अपने इस प्रोफेशन को जस्टिफाई कर पाओगे। एग्जैक्टली। राइट, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे सर आप भी बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे बीएमएच हो गई, आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गए, लामा फेरा हो गया, बहुत सारी हैं। तो सर आपके पास जैसे कोई क्लाइंट आता है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इसको कौन सी पर्टिकुलर हीलिंग की ज़रूरत है? देखो कि जब हम लोग कोई भी अगर पेशेंट आता है तो पहले हम लोग उसकी ऑरा स्कैनिंग करते हैं, चक्रा स्कैनिंग करते हैं, डेफिनेटली काउंसलिंग तो होती है। ओके। अगर वो मान लो कि प्योरली हेल्थ इश्यूज है, मेजरली अगर वो हेल्थ इश्यूज है, तो मैं बीएमएच जो मेरी खुद की जो हीलिंग मोडालिटी है भगवान महामृत्युंजय हीलिंग, तो फिर हम लोग उसको हम लोग करते हैं। अगर किसी की बिलीफ जो है वो नेगेटिव बिलीव्स हैं, या वो बोलो कि उसकी बिलीव्स ऐसे हैं जो उसकी लाइफ में कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, देन मैं थीटा हीलिंग में यूज़ करता हूँ मैं। ओके। अगर लगता है कि डार्कर एनर्जीज है, अनवांटेड एनर्जीज हैं, तो मैं फिर लामा फेरा या फिर मैं शामनिक हीलिंग मैं यूज़ करता हूँ। शामनिक हीलिंग बहुत इंटेंस हीलिंग्स होती हैं, राइट, कि जहाँ पे हम लोग स्पिरिट वर्ल्ड पे जाके हम लोग काम करते हैं। हमारे जो प्राइमरी स्पिरिट एनिमल होते हैं, पावर एनिमल्स कुछ होते हैं, तो उनके साथ में जाके हम लोग काम करते हैं। तो वो जब कोई बहुत ही इंटेंस केस आता है तो ही मैं शामनिक हीलिंग मैं करता हूँ। ओके। अगर कोई बेसिक लेवल का अगर साइकिक अटैक है, ब्लैक मैजिक वगैरह है, तो वो तो हम लोग लामा फेरा से भी हट जाता है, राइट। और कभी जैसे किसी की लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, तो उसमें हम लोग हीलिंग्स के साथ साथ देन आई डू दी कैंडल स्पेल्स ऑल्सो। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग एक सर्टन कैंडल्स को हम लोग यूज़ करते हैं, उसके अंदर ऑयल्स होते हैं, हर्ब्स होती हैं, इंटेंशंस होते हैं, सीजल्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके क्लाइंट के लिए हम लोग स्पेल्स हम लोग करते हैं, ताकि जो उसकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस जो हैं वो सारी की सारी ब्लॉकेजेस जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाए। ओके। तो वो केस टू केस ये चीज़ें वेरी करती हैं कि पहले प्रॉपर स्कैनिंग होती है, डायग्नोसिस होता है, हम लोग रीडिंग्स करते हैं, कार्ड रीडिंग्स भी मैं करके देखता हूँ। ये 3-4 टूल्स करने के बाद देन ओनली आई डिसाइड कि इस पर्सन के ऊपर क्या मोडालिटी करनी है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि जहाँ पे आपको 2-3 डिफरेंट मोडालिटीज आपको यूज करनी पड़ती है। अच्छा। मान लो कि ये समझ में आएगा कि उसको हेल्थ इश्यूज है, बट हेल्थ इश्यूज साइमल्टेनियसली क्यों हो रहे हैं, बिलीव्स के ऊपर भी काम हो रहे हैं। तो फिर मेरे को अगर दोनों के ऊपर काम करना है तो मैं बीएमएच प्लस थीटा हीलिंग में करता हूँ। ओके। तो वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो डेफिनेटली वेरी करता है कि आप क्या इश्यू लेके क्या आया है क्लाइंट, तो उसके बेसिस पे चीज़ें वेरी करेंगे। तो सर जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि आधी अधूरी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है, तो क्या कभी ये इन चीज़ों का मिसयूज भी होता है? देखो मिसयूज, तुमने एक बहुत सही चीज़ बोली कि जो मिसयूज है ना, आजकल लोगों को लगता है कि मिसयूज भी होता है। यस, हीलिंग का मिसयूज भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है मिसयूज को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि आज मैंने जैसे बोला, आपने भी बताया था कि आज बहुत अनफिल्टर्ड चीज़ें होनी हैं, बिल्कुल राइट। सही। तो हम लोग बहुत अनफिल्टर्ड वर्ड्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कंसेप्ट्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड ये आई थिंक कुछ हीलर्स के लिए भी एक शायद ये जो पॉडकास्ट जो है ये रियलिटी चेक होने वाला है। देखो मिसयूज तब होता है कि जब आप एक तो प्रॉपर इंटेंशन से नहीं कर रहे हीलिंग्स, दूसरा है आप ना अपने क्लाइंट के अंदर फियर क्रिएट कर रहे हो। आप हीलिंग्स को तब मिसयूज आप कर सकते हो जब आपकी इंटेंशंस प्योर नहीं है, ओके। या जैसे आधी अधूरी नॉलेज है, आपने हाफ नॉलेज ली और आपने सोचा मैं बहुत बड़ा हीलर बन गया, चलो भाई ट्राई कर लेते हैं ना, केस अगर ठीक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो क्लाइंट से पैसे आ ही गए। तो यहाँ पे भी इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ द मिस यूज ऑफ द एनर्जी। क्योंकि क्लाइंट ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको पैसे दिए, आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी, तो आपको उस तरीके का केस लेना ही नहीं चाहिए, राइट। तो ये भी एक तरीके का मिस यूज़ है। जब आप अपने कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे
और मान लो कि क्लाइंट की कोई बहुत पर्सनल बातें हैं और वो पर्सनल बातें आप किसी और के साथ में शेयर कर रहे हो, या आप उसका नाम जो है आप पब्लिकली ले रहे हो या बाकी के लोगों को बता रहे हो, तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ द मिसयूज ऑफ द एनर्जी, बिकॉज वी आर द एनर्जी वर्कर, करेक्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये हमारे को समझना है कि एज अ हीलर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल एंड बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रोफेशन है, राइट। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि जब तक हम लोग फियर क्रिएट नहीं करेंगे ना, तब तक ये क्लाइंट ना हमारे पास ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं। Exactly. ये हमसे हीलिंग्स नहीं करवाएगा या ये हमसे कोई रिचुअल नहीं करवाएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ये भी मैं आपको बता दूं कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स, सारे हीलर्स या सारे तांत्रिक जो हैं वो इस तरीके के से काम नहीं करते हैं। अच्छा। कुछ बहुत जेन्युइन भी है, लेकिन ये इसकी मार्केट में अगर मैं देखा जाए कि आज के टाइम में, जैसे मैंने बोला ना कि आप थोड़ी सी नॉलेज लेके लोगों को लगता है वो तांत्रिक बन गए या वो हीलर बन गए या कोई अघोरी बन गए, वो आ जाते हैं, या एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी उन्होंने पढ़ी और वो उनको लगता है कि वो एस्ट्रोलॉजर बन गए। तो ऐसे कुछ लोग हैं, राइट। तो अब वो क्लाइंट किसी नए सिक्के के पास गया होगा वो रीडिंग्स वगैरह करवाने के लिए, एंड उस एस्ट्रोलॉजर ने उसको बहुत सारी चीज़ें बता दी। अच्छा। कि आपके साथ में ये होने वाला है, आपको साथ में वो होने वाला है, आपको तो ये अंगूठियाँ पहननी पड़ेगी, महामृत्युंजय करवाना पड़ेगा, ऐसा करवाना पड़ेगा। एंड उस पर्सन से उसने लाखों रुपए ऐट लिए, लेकिन रिजल्ट जो है वो आया ही नहीं, क्योंकि जो उसने रिंग्स वगैरह पर, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, उस पर्सन ने, जो भी एस्ट्रोलॉजर जो था, उसने उस पर्सन के अंदर फियर क्रिएट कर दिया। एग्जैक्टली। सो ही हैज मिसयूज्ड हिज एनर्जीज, हिज पावर्स, हिज नॉलेज, क्योंकि वो पर्सन तो उसके पास फेथ करके गया। अब उसने उस पर्सन से लाखों रुपए ले लिए और वो फियर क्रिएट करके कर दिया। अब उसको जब रिजल्ट नहीं मिला, वो फाइनली घूम फिर के मेरी वेबसाइट्स वगैरह देख के और इंस्टाग्राम देख के वो मेरे पास आया, उसने अप्रोच किया, और जब वो पता लगा कि तो उसका इशू तो बहुत ही बेसिक लेवल का एक इशू था। अच्छा। उसके हम लोगों ने सिर्फ 15 दिन हम लोगों ने हीलिंग करी और वो उसका इशू सॉर्ट आउट हो गया एंड वो ठीक हो गया। ओके। और जबकि उसने वो ऑलरेडी वो पता नहीं कितने ही लाख वो जो है उस पर्सन पे वो खर्च कर चुका था। तो यहाँ पे मिसयूज जो है ना, वो इस तरीके से मिसयूज होता है। ओके। कि आप किस इंटेंशन से कर रहे हो, किस भाव से आप कर रहे हो, आप फियर क्रिएट कर रहे हो या लोगों को एम्पावर कर रहे हो। देखो, जो रियल हीलिंग का मतलब जो होता है ना, वो लोगों को फियर में डालना नहीं होता। एग्जैक्टली। वो लोगों को और ज़्यादा एम्पावर करना होता है, राइट। अगर आप एम्पावर करने की जगह पे अपने ही क्लाइंट को और ज़्यादा डिप्लीट कर रहे हो, उसकी एनर्जीज को आप डिप्लीट कर रहे हो, उसको आप गिल्ट में आप लेके जा रहे हो, या इस तरीके से फियर अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो ये मिसयूज है। तो ये डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। बट एज ए सेड, इस दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, तो एक्सेप्शंस आर देयर। बट मैं जो अगर इस तरीके से लोग जो करते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लर्न टू रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन, राइट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो सर, ये कह सकते हैं कि हीलिंग का जो मेन पर्पस है वो किसी को या जो क्लाइंट है उसको एम्पावर करने का है, फियर बेस में डालने का नहीं है। यस, डेफिनेटली। देखो कि आप किसी को, कोई पर्सन अगर आ रहा है वो ऑलरेडी गिरा हुआ है, राइट, वो दुखी है, वो परेशान है, वो आपके पास आ रहा है कि ताकि वो खड़ा हो सके, उसको एक एडिशनल सपोर्ट चाहिए उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, उसको एक एडिशनल सपोर्ट चाहिए। तो वो एडिशनल सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, एज अ हीलर हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं भी उसको और ज़्यादा गड्ढे में घेर दूँ, फियर उसके अंदर क्रिएट करके, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट करके, तो मैं तो फिर जस्टिफाई कर ही नहीं रहा ना अपने प्रोफेशन को। एग्जैक्टली। तो रियल हीलिंग वही होगी जो आपका क्लाइंट जो है वो, अगर वो बिल्कुल मेस में अगर हुआ है, अगर आप उस क्लाइंट को उस मेस से बाहर निकाल के उसको एक अच्छी लाइफ अगर आप दे पा रहे हो, उसको एक अच्छा इंसान अगर आप बना पा रहे हो, उसकी फैमिली में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आप क्रिएट कर पा रहे हो, तो इट मीन्स कि आप रियल तरीके से आपने एम्पावर किया है अपने क्लाइंट्स को। एंड यही रियल पर्पस है हीलिंग्स का। क्योंकि हम लोग जब इस हीलिंग फील्ड में जब कोई भी आता है, सबसे पहले तो वो अपने आप को एम्पावर करने के लिए आता है जी, राइट। क्योंकि मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और वैसे भी मैंने ये देखा है, हम लोग हीलिंग फील्ड में तभी आते हैं जब हमारी लाइफ में खुद बहुत मैस चल रहा होता है। एग्जैक्टली। और जब हम लोग थक चुके होते हैं ना कि यार बस बहुत हो गया प्रभु, अब तो बाहर निकलना किसी न किसी तरीके से, तब हम लोग अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तब इस फीलिंग लाइन में हम लोग आते हैं। तो इट मीन्स हम जब इस फील्ड में आए तो हम लोग खुद को भी तो एम्पावर करने के लिए आए थे ना जी। अब होता क्या है कि जब आप
एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए, तो ये चीज जब आपका क्लाइंट आता है ना, तो उस टाइम पे हम लोग भूल जाते हैं। तो लेकिन कहते हैं ना कि आपको हमेशा अपना पास्ट याद रखना चाहिए इन अ गुड वे, Exactly. क्योंकि उससे जो लेसन है, तो हर एक हीलर को ये समझने की जरूरत है कि जब वो एक हीलर जब इस लाइन में जब वो आया था, तो वो परेशान था तभी आया था। बिल्कुल। तो उसको सामने वाले के दुख दर्द को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। जब तक वो समझेगा नहीं, तब तक वो सही मायने में अपने क्लाइंट की लाइफ में वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा। तो सर, जब कोई हीलर एक अपने क्लाइंट की हीलिंग करता है, तो क्या उसको भी कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए? यस, डेफिनेटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने पूछा ज्योति। एंड ये बहुत सारे केसेस में ना होता क्या है कि लोग जब प्रिकॉशंस जब वो नहीं लेते ना, तो एक जो हीलर है उसकी खुद की एनर्जीज भी जो है ना वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि काफ़ी लोगों से सुना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेकी का ही लें, तो लोग कहते हैं कि रेकी करने के बाद मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई है। हाँ, ये होता है, और सिर्फ रेकी के साथ में नहीं होता। आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी आप कर रहे हो, राइट, या अगर आपने अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करके रखा हुआ, अगर आपने ग्राउंडिंग नहीं करी, कॉर्ड कटिंग नहीं करी, अगर आपने अपने हैंड्स को सॉल्ट वाटर से अगर आपने वॉश नहीं किया, आपके पास अगर क्रिस्टल्स नहीं है, राइट, तो ये जो चीज़ें जो होती है ना, ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली जब आप किसी भी क्लाइंट की हीलिंग कर रहे हो, तो वो आपको एडवर्सली इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। अच्छा। तो क्योंकि देखो कि कोई भी जो पर्सन जो आया है, वो अपना एनर्जी गार्बेज आपको दे रहा है, या राइट, क्योंकि उसकी इमोशनल प्रॉब्लम होगी, मेंटल होगी, साइकोलॉजिकल होगी, फिजिकल इशू होगी। तो इशू क्या है? वो गार्बेज है, एनर्जी गार्बेज है, वेस्ट है, वो एनर्जी Yeah. वेस्ट है। अब वो एनर्जी वेस्ट जो है ना, वो क्लाइंट आपके ऊपर फेंक रहा है। अगर आपने खुद अगर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ, अगर आपने अपने चारों तरफ शील्ड नहीं क्रिएट करी हुई, तो वो गार्बेज आपके ऊपर आएगा, उसकी कुछ छींटें आपके ऊपर भी आएंगी। ओके। तो वो जब आपके ऊपर जब वो चीजें आ रही हैं, तो आपकी एनर्जी भी डिप्लीट होना ये बहुत कॉमन चीजें हैं, अच्छा। राइट। तो अगर आप किसी भी हीलर को, स्पेशली जो नए बच्चे जो इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि अगर आप किसी की भी अगर आप हीलिंग्स अगर आप कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि कॉर्ड कटिंग। ओके। कॉर्ड कटिंग तो आपको करनी ही चाहिए। हम लोगों ने जो लास्ट एक बार हम लोगों ने अभी जो पॉडकास्ट जो किया है, उसमें भी मैंने कॉर्ड कटिंग और के मेथड्स मैंने बताए और ग्राउंडिंग के मेथड मैंने बताए हैं, राइट, जी। कि जहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में समझा था कि एक्चुअली किस तरीके से ये काम करती है। तो कॉर्ड कटिंग करिए, ग्राउंडिंग करिए, एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए ड्यूरिंग द हीलिंग सेशन। ओके। हाइड्रेशन जो है मीन्स आप लिक्विड इनटेक आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि जब आप हीलिंग्स जब आप कर रहे हैं, वो हीलिंग्स आपकी बॉडी के अंदर हीट क्रिएट करती है। अच्छा। ओके, जब हीट क्रिएट हो रही है तो क्या होता है कि आपके अंदर का जो वाटर लेवल जो है वो इवेपोरेट होना शुरू होता है, कम होने शुरू होता है। लाइक जैसे जब हम लोग अभी आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, हम लोग बाहर से जब आते हैं तो हम लोग कितना लथार्जिक फील करते हैं ना, ऐसा लगता है यार पहले बस पानी दे दो, या पानी पी के थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं तो एनर्जी फिर से आ जाती है। बिल्कुल। तो सेम वे कि जब आप हीलिंग जब आप कर रहे हो, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखोगे ना, तो आपके अंदर फिजिकल फटीग नहीं होगा, आपकी जो हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी। एनर्जी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने बता ही दिया कि क्या चीज़ें हैं। तो यस, ये होता है, दिस इज़ अ कॉमन सिम्टम, बट ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता। छोटी छोटी इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है कम्प्लीटली। तो सर, हमने ना बहुत लोगों से जाना है, बहुत लोगों से सुना है कि हीलिंग के बाद ना समटाइम्स इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा, कभी हेल्थ इश्यूज एकदम से पॉपअप हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ओके, तो इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं एज यूजुअल। तो सागर मंथन स्टोरी सुनी होगी, राइट। तो सागर मंथन में हुआ क्या था कि एक साइड पे दानव थे और एक साइड पे देवी देवता थे। जी। स्नेक था और उससे समुद्र की चर्निंग हो रही थी, एग्जैक्ट। मंथन हो रहा था। ओके, मंथन किस लिए हो रहा था? क्योंकि उसमें से हीरे जवाहरात चाहिए थे, पावर चाहिए थी, अमृत चाहिए था। अमृत चाहिए था, ये सारी चीजें लोगों को चाहिए थी। हम्म। देवताओं को भी वो चाहिए था और जो दानव जो है उन लोगों को भी वो चीज चाहिए थी। बिल्कुल। तो अब हुआ क्या, जब चर्निंग जब शुरू हुई, राइट, तो सबसे पहले स्नेक के मुंह से क्या निकला? विष निकला। एग्जैक्टली। और विष से क्या हुआ कि जितने भी जो दानव थे, राक्षस जो थे, वो मर गए। एंड फिर बाद में जब कंटिन्यू रखा, जब उस चर्निंग प्रोसेस को जब कंटिन्यू रखा, तो बाद में जाके हीरे जवाहरात ये सारी चीज़ें निकली और पावर्स निकली एंड फाइनली अमृत भी निकला। करेक्ट। सेम वे जब हम लोग हीलिंग जब हम लोग करते हैं या करवाते हैं किसी से, ओके। तो वो भी हमारी बॉडी का एक
सागर मंथन हो रहा होता है। अच्छा। तो अब जब सागर मंथन जब हमारी फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी का हो रहा है तो सबसे पहले विश ही निकलेगा। जी। अब हमारे अंदर तो एक्चुअल विश तो है नहीं, कि हमारे अंदर एक्चुअल पॉइजन तो है नहीं कि जो निकलेगा। एग्जैक्ट। पॉइजन क्या होते हैं, विश क्या होता है, उसको समझने की जरूरत है। हमारे नेगेटिव इमोशंस ओके। लाइक एंगर, जेलिसी, हेट्रेड, रिवेंज, कंपैरिजन, कंपटीशन, ठीक है, ये जो सारे जो चीज़ें जो होती हैं, हमारे सप्रेस्ड इमोशंस, सप्रेस्ड डिजायर्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारा विश है। अच्छा। तो जब हीलिंग जब आपकी बॉडी में जा रही है, आपकी चाहे वो फिजिकल बॉडी में जा रही है या वो आपके एनर्जी बॉडी में जा रही है, तो वो क्या कर रही है, वो इन सारे एनर्जीज को पॉप अप कर रही है। Okay. क्योंकि वो द एंड ऑफ द डे ये सारी हीलिंग का पर्पस ही है ना कि एम्पावर करना। लाइक जैसे अभी हम लोगों ने पहले भी इस चीज को समझा। जी। तो अब जब वो आपको एम्पावर करनी है तो वो कब होगी, जब आपके अंदर से जितनी भी जो गंदगी है वो निकालेगी। ओके। तो जब इनिशियली जब वो गंदगी जब वो निकलती है तो उसकी वजह से कई लोगों के साथ में इमोशनल ब्रेकडाउन होता है या फिजिकल इश्यूज आते हैं। तो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ द हीलिंग क्राइसिस। अच्छा। एंड ये हीलिंग क्राइसिस ना बहुत नॉर्मल है और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर किसी को हो, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग डिपेंड करती है। हर किसी की बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर हीलिंग के साथ में, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के साथ में अलग तरीके से बिहेव करती है। ओके। हर किसी के विश निकालने का तरीका अलग होता है, हम्म। राइट। तो वहाँ पे ये चीज़ समझने की जरूरत है कि पहली बात, ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप हीलिंग्स अगर आप करवा रहे तो हीलिंग क्राइसिस आपको होगा ही होगा। अच्छा। ये भी एक मिथ है, ये भी एक फियर है। हाँ। कि लोगों के अंदर एक डर रहता है, यार हीलिंग तो करवाने जा रहे हैं बट हीलिंग क्राइसिस होगा। ऐसा हर किसी के साथ में नहीं होता, ये चीज़ें वेरी करती हैं। दूसरा, जब ये हीलिंग क्राइसिस जो होता है ये शॉर्टर पीरियड के लिए ही होता है। ओके। ऐसा नहीं होता कि ये 4-4, 5-5 महीने चलेगा या लंबे टाइम चलेगा। मैक जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैंने अभी 12 साल की जो मेरी हीलिंग जर्नी जो मेरी रही है, जी। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर मैं बताऊँ तो मैक्सिमम जो ये हीलिंग क्राइसिस जो रहता है ना वो 21 डेज तक रहता है। उसके बियॉन्ड मैंने आज तक जाते हुए भी नहीं देखा। अच्छा। हाँ, पर ये मैं मानता हूँ कि वो जो 21 डेज जो होते हैं ना वो थोड़े चैलेंजिंग टाइम पीरियड होता है। एंड बहुत सारे क्लाइंट ना उसी मूवमेंट पे वो गिव अप कर देते हैं। एग्जैक्ट। क्योंकि पहले उनको लगता है यार अभी तक तो जब हम लोग हीलिंग नहीं करवाई थी तब तक तो इतने सारे इश्यूज नहीं थे, मेरे सिर्फ 1-2 इशू थे और मैं तो उन इश्यूज को ही हील करवाने के लिए गया था। लेकिन अब तो वो 4 नए इशू और पॉपअप हो गए। हाँ। तो वो क्या करते हैं, वो आधे में ही ना वो हीलिंग्स रुकवा देते हैं, वो छुड़वा देते हैं। वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा। क्यों? क्योंकि अब तो वो प्रॉब्लम सरफेस पे आई गई है ना। वो कहते हैं ना हाथी निकल के पूंछ रह गई। हाँ। तो आपने वो पूंछ को पकड़ के आप बैठे हुए हो, तो जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक आपकी क्लींजिंग कैसे होगी। एग्जैक्ट। तो वो एक बारी का तो मैं मानता हूँ कि देखो पेन होता है, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, बट अगेन यहाँ पे ना फिर आपको अपने हीलर के ऊपर अगर फेथ है कि यार कि अगर मेरे साथ अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, सो मैं डायरेक्टली हीलिंग बंद करवाने की जगह पे मैं ये जो भी कंसर्न जो है मैं अपने हीलर के साथ में मैं डिस्कस करूँ, या फिर वो मुझे फर्दर एक कोई रिचुअल दे दे या कोई गाइडेंस मेरे को बता दे जिससे मैं उस टाइम पीरियड को मैं गो थ्रू कर सकूं। ओके। तो ये हीलिंग क्राइसिस है, ये चीज़ें होती हैं एंड आई थिंक ये होनी ज़रूरी भी है। Exactly. क्योंकि ये एटलीस्ट आपकी चीज़ें निकल रही हैं। जब तक आप अपने मन का बर्डन नहीं हटाओगे, उसको नहीं रिलीज करोगे, तो आप कैसे लाइट फील करोगे? करेक्ट। तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसलिए हीलिंग क्राइसिस से डरना नहीं चाहिए कभी भी। तो क्या इस दौरान एक हीलर को भी अपनी कुछ बाउंड्री सेट करनी चाहिए या कोई एथिकल्स रूल्स फॉलो करने चाहिए? क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं और अलग अलग इश्यूज आते हैं। देखो ये ना एक बहुत पर्सनल टॉपिक है, ये पर्सनल टॉपिक इन द सेंस क्योंकि हर किसी इंसान के जो एथिक्स जो होते हैं ना वो उसके खुद के पर्सनल कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा। तो देयर इज नो थंब रूल, ऐसे देयर इज नो बुकलेट की जहाँ पे ये लिखा हो कि हर एक हीलर को यही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। एग्जैक्ट। राइट। क्योंकि ये जो हमारी हीलिंग फील्ड जो है वो किसी भी एक सिंगल इंस्टीट्यूट के अंडर तो आती नहीं है। राइट। लाइक अब जैसे अगर जो डॉक्टर्स हैं तो जो मेडिकल बोर्ड जो है वो उनको उसी के एथिक्स को फॉलो करना है जी। जो एडवोकेट्स हैं उनका अपना उसका एक बार एसोसिएशन होता है, तो जो बार एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है तो उन एडवोकेट्स को वो फॉलो करने पड़ते हैं। एग्जैक्ट। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। राइट। तो यहाँ पे जितने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं ना वो हीलर अपनी पर्सनल चॉइस से क्रिएट करता है। ओके। राइट। तो वो चीज़ें वेरी करती है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे जो लगती है, जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी। वो तो सबसे मेन है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखो जब आप किसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हो ना
कहते हैं ना कि डॉक्टर और वकील से कुछ छुपाते नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ इश्यूज बताओगे। एग्जैक्टली। सर मेरे पेट दर्द हो रहा है, मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, मेरे आंख में दर्द हो रहा है, आप वो सारे इश्यूज बताओगे। एग्जैक्टली। लेकिन जब कोई पर्सन हमारे पास जब आता है ना, तो वो आप के सामने वो आपकी पूरी पर्सनल लाइफ खोल रहा है। उसका चाहे अपने हस्बैंड या वाइफ से क्या रिलेशनशिप है, बच्चों के साथ क्या रिलेशनशिप है, फैमिली में क्या रिलेशनशिप है, तो वो अपने आप को पूरी तरीके से ओपन कर देता है। राइट, वो अपने ऐसे फैक्ट्स भी बता देता है जो शायद वो दुनिया में किसी के सामने नहीं बता पाएगा। बिल्कुल। हम कहते हैं डार्क सीक्रेट्स, हर किसी के डार्क सीक्रेट्स होते हैं। एग्जैक्ट। तो वो अगर आप पे इतना फेस करके आ रहा है और अब जो डार्क सीक्रेट्स उन्होंने बेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं बताया वो भी अगर आपको बता रहा है, तो इट मीन्स कि वो सोचो वो आप पे कितना ट्रस्ट कर रहा है। तो वहाँ पे अगर आप उसकी बातों को लीक कर रहे हो या आप उसके बारे में मजाक उड़ा रहे हो या बाकी के हीलर्स फ्रेंड्स के साथ में कर रहे हो, तो वो गलत है। राइट, हम कहें यार कि कौन सा उसको पता लग रहा है, उसके पीछे ही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ। ठीक है, वो उसको नहीं पता लग रहा है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस को, उसकी सोल को पता लग रहा है और आपकी सोल को पता लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो। करेक्ट। तो मेरा ये मानना है कि एक चीज जो हर किसी को रखनी चाहिए इस प्रोफेशन के अंदर, वो है प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी। बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एथिक्स जो है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो सर सबसे लास्ट बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा वो ये है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि हीलिंग एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर भी रही है या नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने पूछा। लाइक जैसे पहले मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि जब अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वो आपको मेडिसिन दे रहा है। जी। राइट, अब आप कैसे पता लगेगा आपको कि ये मेडिसिन जो है ये आपके लिए काम कर रही है। राइट, वो कैसे पता लगता है कि जब आप जिस इशू के लिए गए, जब वो इशू धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाता है, तब आपको पता लगता है यार इस डॉक्टर की दवाई मुझे सूट कर रही है। एग्जैक्टली। फिर आप हमेशा उसी डॉक्टर के पास जाते हो। तो आपको कैसे पता लगा कि जो आप प्रॉब्लम लेके गए थे उस प्रॉब्लम में आपको इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई। राइट, सेम वे कि जब हम लोग करवाते हैं, तो हीलिंग के ड्यूरेशन में या जो भी टेन्योर जो है, वहाँ पे ना आपके अंदर अगर इमोशनली चेंज हो रहे हो, अच्छा। मेंटली अगर आप चेंज हो रहे हो, सो दिस इज द फर्स्ट सिम्टम कि आपका हीलर जो आपके ऊपर काम कर रहा है ना, वो हीलिंग आपके लिए काम कर रही है। ओके। आप ये हीलिंग्स आपको फायदा दे रही है। राइट, ये तो हो गया एनर्जी लेवल पे। अब फिजिकल लेवल पे अगर आपको एनर्जी फील हो रही है, अब आप लेथार्जिक फील नहीं कर रहे, ये बहुत कॉमन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। इशू स्पेसिफिक नहीं बोल रहा क्योंकि इशू स्पेसिफिक में तो आपके उस जगह पे जाएगा, लेकिन ये बेसिक है जो जिससे आप अगर इनमें से कोई भी अगर चीज अगर आपकी लाइफ में हो रही है, तो इट मीन्स कि आपके हीलिंग वर्क काम कर रहा है। ओके। पहला कि अगर आपके अंदर इमोशनल चेंजेस आ गए, आपका लाइफ और लोगों को लेके अगर आपका धीरे धीरे पर्सपेक्टिव अगर चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स हीलिंग्स आपके लिए काम कर रही है। अगर आपका रिएक्शंस अगर आपके चेंज हो गए, सेम सिचुएशन में आप पहले किसी और तरीके से रिएक्ट करते थे और आज एक बेटर तरीके से अगर आप रिएक्ट कर रहे हो, इट मीन्स हीलिंग इज वर्किंग फॉर यू। ओके। आप जो इशू आप लेके गए, राइट, अगर उस इशू के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कि वो ठीक हो रहा है, राइट, अगर वो ठीक हो रहा है, इट मीन्स हीलिंग इज वर्किंग फॉर यू। ओके। इवन इफ अगर वो स्टेबल भी है, वो जो आप प्रॉब्लम है वो बड़ी नहीं है और घटी भी नहीं है, देन ऑल्सो इट मीन्स दैट योर हीलिंग इज वर्किंग। अच्छा। क्यों? क्योंकि उस लेवल को सस्टेन करना भी तो टास्क है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब गाड़ी आगे जा रही है तो अगर उसको अगर आपने पीछे करना है तो एक बार आपको रोकनी पड़ेगी। हाँ। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं 60 की स्पीड पे मैं गाड़ी में चला रहा हूँ और अचानक मेरे को लगा अरे यार मेरे को तो गाड़ी बैक करनी है, तो मैं चलती चलती गाड़ी में रिवर्स गियर लगाऊंगा और मैं बैक कर लूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होता, एक्सीडेंट हो Possible ही जाएगा। नहीं है। तो पहले मैं क्या करूंगा कि जो मेरी गाड़ी है पहले मैं उसको रोकूंगा, रोके मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा, फिर मैं वापस आऊंगा। तो सेम वे कि अगर पॉज हुआ है, अगर आपका इशू ना आगे बढ़ रहा है ना कम हुआ है, देन ऑल्सो इट मीन्स कि दैट हीलिंग इज वर्किंग फॉर यू। ओके। क्योंकि ये जस्ट रिवर्स होने के लिए वो एक ब्रेक आया है। तो ये कुछ छोटे छोटे से सिम्टम्स है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि या तो आप जो पर्सनली जो हीलिंग कर रहे हो वो आपके लिए काम कर रही है, या अगर आप किसी हीलर के साथ अगर आप हीलिंग्स अगर आप ले रहे हो तो इस हीलर की हीलिंग काम कर रही है। तो इस तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। आई गेस सबकी हीलिंग को लेके एक अलग ही पर्सपेक्टिव बन गया होगा।
तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम ऐसे ही डिस्कस करते जी रहेंगे। डेफिनेटली। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं टॉपिक का, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।